सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ये देखा था कि जो हमारे 16 यानी 16 महाजनपद हैं और उनमें से हमने ये देखा था कि जो मगध है वो सबसे पावरफुल एमर्ज होके आता है और उसमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ का रूल रहता है। सबसे पहले डायनेस्टी आती है हरनका डायनेस्टी। हरनका डायनेस्टी में सबसे पहले जो रूलर होते हैं बिम्बिसार होते हैं, उनका बेटा अजातशत्रु होता है, उनके बाद उडाइन। उडाइन के बारे में बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि उसने राजगीर से पाटलिपुत्र को कैपिटल शिफ्ट किया था। इसके बाद आई थी शिशुनगर डायनेस्टी। शिशुनगर डायनेस्टी की अगर बात करें तो फाउंडर शिशुनगर थे और काला अशोक जो है वो सेकंड रूलर थे। काला अशोक ने ही जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट अजातशत्रु ने और सेकंड काला अशोक ने इसको पैटर्नाइज किया था। देन उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई थी। तो नंदा डायनेस्टी हमने पढ़ा था कि जो नंदा डायनेस्टी है, ये नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वॉज महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। और लास्ट वाला जो थे वो थे धनानंद, है ना, धनानंद। और इन्होंने क्या टाइटल ले रखा था, एक रथ। ठीक है, एंड वो क्षत्रिय थे, उनकी किलिंग्स करी थी। धनानंदा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसी के टेन्योर के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में इन्वेड किया था और बैटल ऑफ हिडास्पीस लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में झेलम रिवर के बैंक्स पे। अब हुआ क्या था, ये धनानंदा को डिफीट करने का काम किया चंद्रगुप्ता मौर्य ने और वहीं से इस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पर मौर्यन एम्पायर का या फिर मौर्य डिनेस्टी का। ठीक है, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये माना जाता है, जैसे मुद्र राक्षस एक बुक है जिसको कि किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। इसमें इन लोगों को विशाल या कुलहीन बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मुद्र राक्षस किसने लिखी है, ये लिखी है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने बुक लिखी है एंड इसमें लोअर क्लैन का इन्हें बताया गया। पुराण में इनको शूद्र से कंपेयर किया गया है एंड जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इनको वैश्य से कंपेयर किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य मेन फाउंडर थे जिन्होंने विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर कौटिल्य, एक ही पर्सन के तीन अलग अलग नाम हैं, इनकी हेल्प से क्या किया, मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है 322 BC में धनानंदा को डिफीट किया। देन उसके बाद सेलिकस निकेटर को डिफीट किया और उसकी जो लड़की है हेलेना उससे शादी भी करी। कब, तो यहाँ पर हमें पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहीं पर इन्वेजन किया था, यही झेलम रिवर के बैंक्स पे। और यहीं पे सेलिकस निकेटर जो अलेक्जेंडर का मिलिट्री कमांडर था, उसने यहाँ पर अपनी सेलिसिड डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली थी। तो इसको हराने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और फिर उसकी लड़की से शादी करी। देन चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम क्या था, बिंदुसार। और बिंदुसार को हम अमित्रोकैट्स के नाम से जानते हैं। ये कौन जानता था इनको, ग्रीक्स जानते थे इनको अमित्रोकैट्स के नाम से। इन्होंने जो सीरिया के जो रूलर थे एंटियोकस I, उनसे क्या मांगा, ड्राई फिक्स जो आपके अंजीर होते हैं, ठीक है, स्वीट वाइन एंड अ फिलोसफर मांगा, जिसमें कि फिलोसफर को छोड़ के दोनों चीज़ें एंटियोकस I ने बिंदुसार को दी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, तो ये बिम्बिसार नहीं है, बिम्बिसार हरनका डायनेस्टी जो मगध में पहली डायनेस्टी थी उसके पहले रूलर थे, है ना। और ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। ही कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज, यानी ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्कर किया, दैट इज पेनिनसुला, जो इंडिया वाला पार्ट है। इन्होंने आजीविका जो सेक्ट है उसको पैटर्नाइज किया। इफ़ यू कैन रिकॉल, आजीविका वॉज फाउंड बाई मखाली गौसल, जो कि जो हमने जैन धर्म पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था, जो वर्धमान महावीर थे उनके साथ ये गए थे। कौन, मखाली गौसल। बाद में उन्होंने अपना एक अलग सेक्ट बना लिया था जिसको हम आजीविका के नाम से जानते हैं, जो एक तो फेटलिज्म और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म पे बिलीव करते हैं। ट्रैवलर इनके टाइम पे थे सीरिया से डिमैकस। अशोक की बात करते हैं जो बिंदुसार के बेटे थे। इन्होंने राधा गुप्ता की हेल्प से थ्रोन को असेंड किया, थ्रोन इन्होंने अपने हाथ में लिया। और ये माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स, 99, अब ये कितना ट्रू है कितना वो नहीं है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि भाई 99 ब्रदर्स को मारने के बाद ये थ्रोन पे बैठे थे। इनका जो रूल रहा वो 268 BC से 232 BC तक रहा। इन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया और कलिंग में ये वाला जो पार्ट है जो करंट पार्ट ऑफ ओडिशा है, ओडिशा में पड़ता है ये। और उसके बाद 8 years आफ्टर इस कोरोनेशन, यानी कि अपनी ताजपोशी के 8 साल बाद, दैट इज़ ऑन 261 BC। तो ताजपोशी कब हुई होगी, 269 में, ध्यान रखना। ठीक है, 268 लिखा हुआ लेकिन 261 BC में कलिंग लड़ा गया, तो 269 वही लगभग कलिंग वॉर जो है लड़ा गया 261 BC में, 8 years आफ्टर इस कोरोनेशन। 12 years इन वॉर, देन अडॉप्टेड बुद्धिज़्म। तो एक्चुअल में कलिंग वॉर के बाद क्या हुआ, अशोक ने बुद्धिज़्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे माना जाता है।
एंड ही रिप्लेस द बेरी घोषा विद धम्म घोषा। तो बेरी घोषा का मतलब होता है फिजिकल कॉन्केस्ट का, मतलब यहाँ पर अटैक करेंगे देन इसको अपने अंडर में लेंगे, यहाँ अटैक करेंगे अपने अंडर में लेंगे, तो इसकी जगह हम धम्म घोषा करेंगे, यानी कि कल्चरल कॉन्केस्ट करेंगे, यानी कि लोगों के दिलों को जीतेंगे और उसके थ्रू उसको अपनी टेरिटरी में एक्वायर करेंगे। इनके बेटे थे महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, जिनको कि इन्होंने श्रीलंका, दैट इज़ जो अर्लियर सीलोन के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर भेजा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जानिज़्म बुद्धिज़्म में, कि जो श्रीलंका एंड जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार ले लो या फिर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यहाँ पे ही न्यान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, जो बुद्धिज़्म को मैनली फॉर्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, ना कि एकदम डिवाइन फॉर्म में। तो ये चीज़ हमें पहले ही पता है। द लास्ट रूलर की अगर बात करें पूरे मौर्यन एम्पायर की, तो ही वॉज बृहद्रथ, जिनको कि पुष्यमित्र सुंग ने, जो उनके ही मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने इनको हराया और यहाँ से सुंग वंश की स्थापना करी, जो कि हम पोस्ट मौर्य में देखेंगे। देन बात करते हैं अशोकन एडिक्ट्स की। तो अशोका के टोटल रॉक एडिक्ट्स की पहले बात करते हैं। तो दो तरह के एडिक्ट्स थे, रॉक और पिलर। एडिक्ट का मतलब है जो चट्टान में कुछ लिखा हुआ था, पिलर में, खंभों में कुछ लिखा हुआ था। तो रॉक में यही सब क्यों लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था सो दैट कि लोगों को बताया जा सके कि वो उनका जो किंग है वो उनसे क्या चाहता है। तो यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट्स थे आपके 14। ये क्या है? 10 रॉक। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि व्हेन वी से देर वर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, दैट डज नॉट मीन कि 14 रॉक्स हमें मिले। रॉक्स तो 10 थे, 14 मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब होता है 14 लाइंस थी, और वो भी हर जगह नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम 14 थी। लेकिन फर्स्ट वाली कॉमन थी हर जगह, सेकंड वाली कॉमन थी, थर्ड वाली कॉमन थी, यानी कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो ऑर्डर में थी सारी चीज़ें। ओके, तो इनको डिसाइफर करने का काम सबसे पहले किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में, पब्लिश 1838 में हुई थी। ये मेजरली 3 लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन वन प्राकृत लैंग्वेज। वैसे तो 3 लैंग्वेज और 4 स्क्रिप्ट में थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 वो लैंग्वेज कौन थी? प्राकृत, ग्रीक और अरामिक। उसमें से स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी ब्रह्मी खरोष्टी, ग्रीक और अरामिक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अशोक को मोस्टली तो देवनामी पियादसी के रूप में ही दिखाया गया, वहाँ पर अशोक का नाम मेंशन नहीं है। सिर्फ हमारे 3-4 ऐसे हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मेंशनड है। एक तो मस्की, गुज्जर और ब्रह्मगिरी। तो मस्की है कर्नाटक में, गुज्जर है मध्य प्रदेश में, और ब्रह्मगिरी और नेटूर है ये भी कर्नाटक में। कुछ आपके जो एडिक्ट्स हैं, जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, उनमें आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि जो पहला वाला है उसमें एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि किसी एनिमल की किलिंग नहीं करनी है, ठीक है। एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है। देन अगर बात करें 4th वाले में, तो इसमें क्या है कि धम्म घोष इज़ आइडियल ओवर बेरी घोष, ठीक है। धम्म घोष इज़ आइडियल ओवर बेरी घोष, ये चीज़ मेंशन्ड है। देन अगर आप आए 13th वाले में, तो 13 वाले में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट वाले हैं जो पता होने चाहिए। देन बात करें पिलर एडिक्ट्स की, यानी कि जो खंभों में लिखा हुआ था, तो टोटल 7 पिलर एडिक्ट थे, जिसमें कि प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ था। डेली टोपरा पिलर एडिक्ट वॉज दी ओनली वन जिसमें कि 7th एडिक्ट भी था, यानी 7th लाइन भी थी, नहीं तो बाकी किसी में ऐसे 7वीं लाइन नहीं मिली। लौरिया अराज कहाँ है? बिहार में। लौरिया नंदगढ़ कहाँ है? बिहार में। अच्छा, कैपिटल वगैरह क्या है? तो एक्चुअली पूरा आपको ये पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। ये पिलर होता है, ठीक है, ये आपका पिलर होता है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। देन यहाँ पर इस तरह से अबैकस होता है, ठीक है, अबैकस होता है। इन्वर्टेड लोटस होता है, ठीक है, और सॉरी ये आपका अबैकस ऊपर होगा, इन्वर्टेड लोटस नीचे होगा। इन्वर्टेड लोटस होता है ये, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अबैकस होता है, और यहाँ जो भी एनिमल बना होता है, ठीक है, लैन, बुल, जो भी, तो यहाँ पर जो भी होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल होता है। तो जो रामपुरवा से मिला हमें पिलर एडिक्ट, उसमें जो कैपिटल था दैट वाज बुल, जो कि पार्लियामेंट नहीं, जो कि प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस का जो बाहर का है वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रामपुरवा बुल ही रखा हुआ है। देन अगर बात करेंगे कहीं पे एलिफेंट भी कैपिटल के तौर पे मिला और लैंड भी वैशाली से मिला। देन जो सारनाथ में जो पिलर एडिक्ट मिला वो आज इंडिया का क्या है? नेशनल एम्ब्लेम है। ये जो सारनाथ का है ये लायन कैपिटल है, यानी कि जो इसमें ऊपर एनिमल देखने को मिलता है वो लायन है, और वो भी एक नहीं 4, एक इधर फेस कर रहा है, एक उधर को, और एक पीछे की ओर फेस कर रहा है। देन जो अबैकस में ये कैपिटल रखा हुआ है, इस अबैकस में भी कुछ एनिमल्स आपके बने हुए हैं, जैसे कि बुल है, जैसे कि लायन है, जैसे कि एलिफेंट है, जैसे कि हॉर्स है,
और ये चारों एक दूसरे से जो धर्म चक्र हैं, इस तरह से जो धर्म चक्र हैं उनसे सेपरेट हो रहे हैं जो चारों हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और बिलो दी बैकर्स और क्या वर्ड लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। नहीं, दैट इज ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स। ऑलराइट, देन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ केव्स हैं जो पता होने चाहिए किसने क्या बनवाई। जैसे बराबर हिल केव्स है बिहार में, अशोक जी ने बनाई। लोमस ऋषि केव्स हैं बिहार में, ये भी अशोक ने बनवाई। नागार्जुनी केव्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स, ये इनके जो पोते हैं अशोक है, दशरथ मौर्य, ठीक है, दशरथ मौर्य, इन्होंने बनवाई। निगाली सागर जो इंस्क्रिप्शन है वो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। रुमिनिटी और लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ये भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर अशोक ने विजिट किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन ऑफिसर्स की बाद हम बात करेंगे। एक सेकेंड, चलो पहले ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे इस टाइम पे। तो सानी दाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, यानी ट्रेजरी देखेंगे CTO, समहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, ऐसे याद करना है। जैसे नहीं सारे दुखों को हर लेता है ये, तो उसी तरह मतलब जैसे भगवान सारे दुखों को हर लेते हैं, है ना, तो ऐसे ही समहर्ता ये सारे जो रेवेन्यू के वो हर लेता है, यानी कलेक्ट कर लेता है और वो उसको देखता है, ठीक है। कौन? सानी दाता। गोपा की अगर बात करेंगे तो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। अक्ष पटेल की बात करेंगे, ही वॉज अकाउंटेंट जनरल। नगारका की बात करेंगे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सीता अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर, तो सीता जी से रिलेट कर सकते हो कि सीता जी एग्रीकल्चर देख रही हैं, ठीक है। देन इसमें नगर है तो नगर मतलब सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। अक्षय कुमार ऐसे याद कर सकते हो कि अकाउंटेंट जनरल है, कुछ भी रिलेट करके बस याद करना है, ठीक है। देन आते हैं संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मार्केट के लिए, तो संस्था, ठीक है, संस्था देख रही है, मार्केट को देख रहा है। नाव अध्यक्ष, नाव का मतलब होता है शिप्स, तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिप्स। अश्वपध्यक्ष, ठीक है, ही इज ऑफिसर ऑफ। अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। कैवलरी का मतलब क्या होता है? जो घुड़सेना होती है, घोड़ों की सेना होती है, ठीक है, तो अश्व अध्यक्ष, ठीक है। देन शुल्क अध्यक्ष, शुल्क का मतलब होता है टैक्स, ये हम पहले देख चुके हैं। धम्म महामत्ता, ये स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था अशोक के टाइम पे ही, ये तो पहले भी हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के टाइम पे, लेकिन ये अशोक ने स्पेशली इसको अपॉइंट किया था कि ये देखना है कि भाई लोग धम्म फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब धम्म उसने कैसे कम्युनिकेट किया था, हमने देखा है कि तो रॉक से और जो पिलर हैं उनसे उसने जो है कम्युनिकेट किया था उनके बारे में। ऑलराइट, देन आते हैं अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज म्यूनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें टोटल 6 कमिटीज़ थी, जिसमें कि 5 मेंबर्स ईच, 6 कमिटीज़ थी और सब कमिटी में 5 मेंबर्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। देन आर्मी की अगर बात करेंगे तो 6 कमिटी थी जिसमें अगेन 5 मेंबर्स ईच थे। देन एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, प्रशासन पे, ओके। तो प्रशासन सप्तांग थ्योरी, 7 एलिमेंट्स, ये दिया था सप्तांग थ्योरी कौटिल ने, कि एक राजा होता है, उसके सेक्रेटरी होते हैं जिनको अमात्य बोला जाता है, टेरिटरी होती है जिसको जनपद बोलते हैं, फोर्ट होता है उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको दुर्ग बोलते हैं, ट्रेजर होता है कोष जिससे कि पूरा जो एक तरह से जो पूरा जनपद है वो चलता है, ट्रेजर, ठीक है। आर्मी, सेना, फ्रेंड्स, मित्र, ठीक है। प्रोविंसेस को जो है यहाँ पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जितनी भी उस टाइम पे प्रोविंसेस होती थी। और एक जो ईस्ट में होती थी उसको बोला गया प्रश्यपत, कैपिटल तोसाली थी। वेस्ट में जो था उसको अवंतिरत बोला गया, उसकी कैपिटल उज्जैन थी। उत्तर पथ नॉर्थ में तक्षशिला, दक्षिण पथ साउथ में जिसकी कैपिटल सुवर्णगिरी थी, और प्राची आपकी थी पाटलिपुत्र जिसकी कैपिटल थी, ओके। तो ये आपको पता होनी चाहिए 5 प्रोविंसेस थी उस टाइम पे। 2 तरह के कोर्ट्स थे, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल, जैसे आज होते हैं, है ना, जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो 131, कुछ याद है? 132, 133, कुछ याद है आपको? तो 131 में क्या था? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 132 में, एपलेट 133 में, एपलेट 134 में एपलेट, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सिविल और क्रिमिनल, है ना। सिविल क्रिमिनल याद होगा आपको। तो सिविल मतलब जो हमने देखा था इस तरह से मैरिज, डिवोर्स, इस तरह से जो चीज़ें होती है। क्रिमिनल का मतलब होता है मर्डर, चोरी, ये सारी चीज़ें। तो सिविल इसके लिए था धर्मस्थीय न्यायालय, जिसको कि कौन गवर्न कर रहा था? व्यवहारिका। और क्रिमिनल के लिए था कंटका शोधन न्यायालय था, और इसको कौन गवर्न कर रहा था? प्रतिष्ठा। सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, लेकिन जो इंडिका में बताया गया था, अब इंडिका क्या है? तो इंडिका ये किताब जो मेगास्थनीज ने लिखी है, जो कि ग्रीक ट्रैवलर था। मेगास्थनीज को सेलिकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। तो ये ग्रीक ट्रैवलर था जिसमें कि मेंशन्ड है कि भाई यहाँ पर 4 नहीं 7 क्लासेस हैं। वैसे तो 4 थी, लेकिन इसने जो है अपने किताब में 7 बताया था। फिलोसोफर पहला वर्ण बताया था, दूसरे में कल्टिवेटर, तीसरे में हंटर्स एंड शेफर्ड, चौथे में ट्रेडर्स, 5वें में वॉरियर, छठे में ओवरसियर एंड स्पाई, एंड 7वें में काउंसिलर। तो जिसको कि हम PCS2 करके याद कर सकते हैं, PCS2C करके हम इसे याद कर सकते हैं सारे के। पहले में कौन था, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, इस तरह से किसमें कौन था।
देन वेमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन आर्मी, यानी आर्मी में वेमेन की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। देन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो टैक्स पेड इन गोल्ड वो था हिरण्य, इमरजेंसी टैक्स को प्रणय बोला गया, टैक्सेस पेड इन काइंड बाय लाइक। अब काइंड का मतलब ये होता है कि पैसे में नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है आप पैसे में करेंसी में पे कर दो, ठीक है, अब तो क्योंकि करेंसी आई चुकी थी, बार्टर सिस्टम तो एकदम चल नहीं रहा था पूरी तरीके से, तो और एक होता है कि जैसे आपने कुछ दे दिया है ना, 2 किलो गेहूँ भर के दे दिए, 3 किलो चावल भर के दे दिए, वो सब होता है, उसको बोलते हैं काइंड। तो इसको पिंडकारा बोला जाता है, पिंडकर, ठीक है, पिंडकारा। आर्मी मेंटेनेंस के लिए होता है तो सेना भक्तम, किसी गांव से अगर आर्मी जा रही है तो उस गांव वाले को एक टैक्स देना पड़ेगा, आर्मी मेंटेनेंस टैक्स, जिसको सेना भक्तम बोलते हैं। सेना मतलब आर्मी, ठीक है, और भक्तम मतलब टैक्स। सरचार्ज जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है, यानी जो टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है, आज भी सरचार्ज लगते हैं, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं उनके टैक्स पे भी टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, उसको पार्सवम के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। बाली हमने देखा था एक वॉलंटरी ऑफरिंग हुआ करती थी, तो धीरे धीरे कंपलसरी बन गई। लेकिन लुम्बिनी के लोगों को जब अशोक ने विजिट किया, लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस था, तो अशोक ने बोल दिया कि लुम्बिनी के लोगों को कोई भी बाली नहीं देना है। भाग होता था, ठीक है, जो कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होता था, जो 1/6 होता था ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पे करना होता था, ठीक है। देन पोर्ट्स की अगर बात करें बंदरगाह की, तो वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेंगे भरूच और सुपारा, ठीक है, एंड ईस्ट में देखने को मिलेंगे ताम्रलिप्ति। तो वेस्ट में कौन है, भरूच और सुपारा, और ईस्ट में ताम्रलिप्ति, जो कि कहाँ पड़ता है, मॉडर्न डे बंगाल में पड़ता है, और भरूच और सुपारा आपका जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे। देन ये तो आपने देख ही लिया है, दैट इज़ ऑफिसर्स और ये सारी चीज़ें। देन सोर्सेज पे आप बात करें कि इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, तो एक तो हमने देखा ही था, है ना, ये टेक्स्ट है, और कुछ ये टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं आपके कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य और चाणक्य ने लिखी, वही कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही लोग के 3 नाम है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी, वो भी मैंने देखा, जिसमें कि इनको कुलहीन बताया गया, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, ध्यान रखना। ये ग्रीक ट्रैवलर था मगस्थनीस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान ही आया था मगध में। और बुद्धिस्ट लिटरेचर है जहाँ से इनके बारे में पता चलता है, तो जातक टेल्स, दीपवंश, महावंश और दिव्यदान। ओके, ये दीपवंश, महावंश, ये सब पाली में लिखे हुए टेक्स्ट हैं आपके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा खत्म होता है मॉडर्न एम्पायर, और इसके लगाने आपको क्वेश्चंस, एंड अगले लेक्चर हम लोग करेंगे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। तो लिटिल बॉयस आपको लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाने हैं, बताना आपने कितना स्कोर किया। ये PDF आपको डाउनलोड करनी है माइंड मैप की, तो आप परमार SSC टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे माइंड मैप्स मिल जाते हैं। एंड जिन लोगों को इसके ऑडियो लेक्चर्स सुने हैं तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करके परमार SSC सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पर भी आपको सारे जो लेक्चर्स हैं ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू।